ये 1.4 वाली एक्सरसाइज यानी लिसनिंग वाली एक्सरसाइज। तो बाकी का हमने पिछले वीडियो में भी कर लिया है, तो अब हम आगे का करेंगे। तो बिफोर यू लिसन टू द ऑडियो यू नीड टू रीड ऑल द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब आपको ये स्टडी मटेरियल जब आपके पास आता है या आ गया होगा या अभी नहीं भी आ गया, मतलब नहीं आया होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पैंडमिक है जो हमारा कोरोना वायरस यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा होगा। बट कुछ और दिनों में आपका स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि आपको जब आप ये जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, ये पहले अगर आप पहले ऑडियो सुनते हो, उसको सुनने से पहले आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो उसके बाद आपको ऑडियो को सुनना है और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चंस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। जब आप ये क्वेश्चंस पहले ही पढ़ लोगे, तो आपको जब ऑडियो आप सुन रहे होंगे, आपको पहले ही पता होगा कि आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आप ज़्यादा टाइम उन्हीं पे दोगे। लिसन टू द ऑडियो वंस थ्रू एंड देन लिसन अगेन टू कंप्लीट द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये बोल रहे हैं आपको, आप पहले आपको ऑडियो को सुनना है, फिर वापस से एक बार सुनो और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करना। अगर आपको और भी जितनी बार भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ऑडियो, आप जितनी बार सुनना चाहो आप सुन सकते हो। देन चेक योर प्रोग्रेस 3। व्हाट डू यू थिंक आर द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग। तो अब आपको कुछ यहाँ पे सिचुएशंस दी गई हैं, तो आप अगर उनमें हो तो आपको उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके आपको नुकसान हैं। तो सबसे पहले है एज अ चाइल्ड, एज ओनली चाइल्ड। अगर आप घर में सिर्फ एक बच्चे हो तो उसके आपको क्या फ़ायदे हैं, और एक बच्चे होने के क्या फ़ायदे हैं फैमिली में, और एक नुकसान क्या हैं उसके। वन ऑफ अ लार्ज फैमिली ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या आपके घर में बहुत सारे आप भाई बहनें हो, तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। द ओल्डेस्ट चाइल्ड, अगर आप घर के सबसे बड़े बच्चे हो, और द यंगेस्ट चाइल्ड, अगर आप घर पे सबसे छोटे बच्चे हो, तो आपको इसके क्या फ़ायदे हैं, प्रोज क्या हैं और नुकसान यानी कॉन्स क्या हैं, आपको वो यहाँ पे लिखने हैं। You will hear four people talking about their position in their family as children and how they felt about it। तो जब वो ऑडियो आप सुनोगे कि वहाँ पे उस ऑडियो में 4 लोग बात करते हैं, और वो अलग अलग पोजीशन में, मतलब फैमिली की कोई बड़ा होगा, कोई छोटा बच्चा होगा, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। यानी जब वो उस स्टेज पे थे तो उनके साथ क्या अच्छा था और क्या उनको बुरा लगता था। कंप्लीट द टेबल एज सुन एज यू हैव लिसन टू द ऑडियो। तो जैसे ही आप उस ऑडियो को सुन लोगे, तो उसके बाद आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। यू मे लिसन टू द ऑडियो एज मैनी टाइम्स एज यू रिक्वायर, और आप जितनी बार सुनना चाहो उस ऑडियो को सुन सकते हो। जैसे कि तासिया है, उसकी क्या पोजीशन इन द फैमिली क्या है, उसकी किस पोजीशन पे है, वो छोटी है, बड़ी है, या वो बहुत सारे भाई बहन हैं, बीच में कोई है वो। उसके बाद उसके क्या फ़ायदे हैं उसको उस पोजीशन पे रहने के, और क्या उसके नुकसान आता है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर है रॉजर, उसका भी सेम आपको लिखना है। फिर रीनी है, उसका भी सेम लिखना है। उसके बाद अदील है, उसका भी ऑडियो को सुन के आपको लिखना है उसके बारे में। उसके बाद है 1.5 स्पीकिंग। चेक योर प्रोग्रेस 4। व्हाट इज़ योर पोजीशन अमंग द सिबलिंग्स इन योर फैमिली। अब आपको बताना है कि आपकी क्या, जो आपकी फैमिली में आपकी क्या पोजीशन है, आपके भाई बहनों में, क्या आप बड़े हो या छोटे हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वही सेम आपको इधर लिखने की, उस पोजीशन पे रहने के आपके क्या फ़ायदे हैं और क्या आपको नुकसान है। स्पीक अबाउट इट एट योर स्टडी सेंटर, और जब आप फिर कभी स्टडी सेंटर पे जाते हो, तो अगर आपको मौका मिलता है तो फिर आप एक छोटी सी स्पीच बनाओगे 1 मिनट की, और आप उसको वहाँ पे बोलोगे स्टडी सेंटर पे। वी गिव यू वन एज एन एग्जाम्पल। तो इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी है। तो जो एग्ज़ाम्पल है, आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। तो इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया, ये बोलता है इसमें कि मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में। आई हैव 3 एल्डर सिस्टर्स, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं मुझसे। दे आर ऑल मच ओल्डर दैन मी, वो सारे मुझसे बहुत बड़े हैं। बिकॉज ऑफ द बिग डिफरेंस इन आवर एजेस दे ऑल लुक आफ्टर मी एंड रियली टेक केयर ऑफ मी। क्योंकि वो सारे इस बच्चे से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो वो सारी बहनें इसका बहुत ख्याल रखती हैं। ऑल ऑफ देम ब्रिंग मी प्रेजेंट्स एंड ऑर्गेनाइज न्यू गेम्स एंड एक्टिविटीज़ फॉर मी। वो सारी बहनें जो हैं इसकी, वो इसके लिए नई नई एक्टिविटीज़ करती हैं और नई नई गेम्स लाते हैं। दे लव डूइंग माई वर्क फॉर मी, वो इसका काम भी सारा करते हैं। सो आई नाउ हैव टू डू
एनी वर्क, तो उसको कोई उस बच्चे को कोई काम नहीं करना पड़ता। हाउएवर दे ऑल थिंक दैट आई शुड स्टडी वेरी हार्ड एंड बिकम अ डॉक्टर, लेकिन वो बोलते हैं कि इसको बहुत स्टडी करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि वो एक दिन डॉक्टर बन सके। ऑल द टाइम वन सिस्टर और द अदर गेट्स आफ्टर मी टू स्टडी, और ये बोलते हैं कि हर रोज़ हर टाइम कोई ना कोई बहन मेरे पीछे पड़ी रहती है कि जाओ और स्टडी करो। ईच वन फील्स दैट शी शुड टीच मी एंड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, और हर एक जो बहन है तीनों में से हर बहन बोलती रहती है कि वो मेरी हेल्प करे, जब मौका मिले वो मेरी हेल्प करे होमवर्क में। बिकॉज ऑफ दिस समटाइम्स आई हैव टू डू माई होमवर्क 3 times इन अ डे, और इसकी वजह से क्या होता है, इस बच्चे को अपना काम करना पड़ता है, दिन में कभी कभी 3 बार अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो इसी को आप एग्जाम्पल लेके अपना भी एक ऐसे ही आप लिख सकते हो ना। आप अपनी पहली पोजीशन बताओगे फैमिली में क्या है, फिर आपके कितने भाई या बहनें हैं, फिर वो आपसे कितने बड़े हैं, फिर वो आप उनके लिए उनका ख्याल रखते हो या वो आपका ख्याल रखते हैं, और आप क्या आप सारे काम करते हो या वो सारे काम करते हैं, क्या आप क्या करना चाहते हो या वो क्या करना चाहते हैं, तो वैसा, या उसके क्या फ़ायदे हैं आपको या अगर आप छोटे हो तो उसको आपको क्या फ़ायदे हैं छोटे होने के, अगर बड़े हो तो आपको क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, वो सारा आपको इस टेबल में लिख देना है। उसके बाद है हमारा 1.6 ग्रामर। ग्रामर में हमें करना है द एपिस्ट्रॉफी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। एपिस्ट्रॉफी क्या होती है, ये एक छोटा सा ये होता है, जैसे कॉमा हम डालते हैं ना, कॉमा की तरह ही होता है, बट ये ऊपर डलता है, एस से पहले डलता है ये, ठीक है। किसी भी चीज़ को हमें एस लगाना होता है ना, ये हमें दिखाता है जब हमें किसी को कोई बताना होता है कि ये चीज़ उसकी है, या मैं बताऊँगी ये जो दिस इज़, जैसे कि दिस इज़, नाम नहीं मुझे कोई आ रहा है अभी याद, क्या नाम है बोलूँ, तो मुझे बोलना है दिस इज़ ताशियाज़ बुक, तो ये मुझे बोलना है कि ये बुक ताशिया है, एक लड़की उसकी है, तो अब मुझे बताना है कि ये चीज़ किसी की है, पोजेशन बतानी है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ ताशियाज़ बुक, ठीक है। तो दिस इज़ ताशिया बुक नहीं मैं बोल सकती हूँ, मुझे ताशियाज़ बोलना है, ठीक है। एस लगाना है, कोलन और फिर एस, तो इसको हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी। जैसे कि इन्होंने आपको एग्जांपल दिया, द रेजर बिलोंग्स टू द फादर, इट इज़ फादर्स रेजर, तो फादर्स एस से पहले जो लगाना है इसको हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी। द शॉल बिलोंग्स टू द मदर, जो ये शॉल है ये मम्मा की शॉल है, तो इट इज़ मदर्स शॉल। द टॉयज़ बिलोंग टू द बेबीज़, दीज आर द बेबीज़ टॉयज़, यानी जब हमें शॉर्ट भी करना होता है सेंटेंस को, हम ये भी ऐसे कर सकते हैं। जब हमें बताना होगी कोई चीज़ किसी की है, उस टाइम पे हम लगाते हैं दीज आर द चिल्ड्रंस बुक्स। द एपिस्ट्रॉफी इज़ यूज टू शो द ओनरशिप ऑफ समथिंग दैट इज़ शोज पोजेशन, यानी जो हम एपिस्ट्रॉफी तब यूज़ करते हैं जब हमें बतानी होती है कि ये चीज़ किसकी है, तो हमें जब उसकी ओनरशिप बतानी होती है, मतलब ये चीज़ किसकी है, उसको हम बोलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द पोजेसिव। अब हम बता सकते हैं रूल्स क्या होंगे, जो मतलब जो चीज़ जिसकी होगी उसके लिए क्या रूल्स लगते हैं यहाँ पे। रीड दिस सिंगुलर नाउन्स एंड देयर पोजेसिव्स, तो अब हमें सिंगुलर नाउन्स, जो एक एक नाउन होते हैं, जैसे फादर है, मदर है, बैंक है, बैंक्स, फादर, वो ऐसे नहीं है, ये एक एक है ना सिंगुलर, तो वो, और उसके पोजेसिव्स मतलब चीज़ें हमें बतानी है। जैसे फादर है, फादर्स रेजर, मदर है, मदर्स रेजर, बैंक है, बैंक्स एड्रेस। उसी तरीके से बॉस है, बॉस को बॉसेस ऊपर लगा तो बॉसेस हो गया, यानी अब उसके बाद है काउंटेस, काउंटेसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेसेस। उसके बाद है हमारा रीड द प्लूरल नाउन्स एंड द पोजेसिव। अब आएगा इसके बाद प्लूरल, यानी बहुत सारे। पहले हमने देखा था सिंगुलर, जब एक कोई होगा, अब है बहुत सारे। जैसे बॉयज़, बॉय होता है एक और बॉयज़ होते हैं बहुत सारे, तो बॉयज़। लेकिन जब हमें सिंगुलर में जब हमें लगाना होगा ना एपिस्ट्रॉफी, वो एस से पहले आती है, ठीक है। लेकिन जब हमें प्लूरल, जब बहुत सारी चीज़ों की पोजेशन दिखानी होती है ना, तब हमें वो पहले एस लगाना है, फिर उसके ऊपर जो एपिस्ट्रॉफी है एस के ऊपर लगेगी एपिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है बॉयज़, बॉयज़, मैन, मेंस, ड्रेस, ड्रेसेस। उसके बाद है माइस, माइसेस, लेडीज़, लेडीज़, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। लेकिन आप एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना, जैसे मैन है ना, मेंस यहाँ पे है, वो साथ में जैसे सिंगुलर में हमारा लग रहा था वैसे ही इधर भी लग रहा है। तो कभी कभी ये हो जाता है कहीं पे ग्रामर में, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही रूल पे नहीं हो सकती हैं, चल सकती हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो उसके बाद है इन्होंने एक टेबल दिया है, पोजेसिव इज़ फॉर्म बाय एडिंग, तो एक चीज़ कैसे पोजेसिव जो होती है वो कैसे बनता है,
जब हम एपिस्ट्रॉफी प्लस एस टू एनी सिंगुलर नाउन एग्जाम्पल मदर्स, जब हम एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं उसके बाद हम एस लिखते हैं किसी सिंगुलर नाउन को, तो वो हो जाता है हमारा मदर्स। मतलब जैसे मदर्स है वो हमारा वैसे हम चीज़ दिखा सकते हैं किसी की है। उसके बाद है एपिस्ट्रॉफी प्लस एस लगाते हैं जब हमें प्लूरल नाउन दिखाना होता है, तब हम पहले एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं फिर हम एस लगाते हैं। जैसे कि नाउन नॉट एंडिंग, जो वो रूल पहले था, लेकिन वो तभी हम लगाएंगे जब वो जो नाउन होगा ना वो एस पे एंड नहीं होता होगा। जैसे कि बॉयज़ है ना, बॉयज़ एस पे ख़त्म हो रहा था ना, ड्रेसेस था, ड्रेसेस को भी लास्ट में एस आ रहा था, लेडीज़ थी, लेडीज़ को भी एस आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, जो एपिस्ट्रॉफी होगी ना वो उसके साइड पे लगेगी, मतलब लास्ट में लगेगी, ठीक है। तो वो वाले नाउन प्लूरल नाउन जिनको जो एस पे ख़त्म नहीं होते होंगे उनको आप पहले ही एपिस्ट्रॉफी और फिर एस लगा सकते हो, ठीक है। एपिस्ट्रॉफी और फिर एस लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको ये रूल याद रखना है। ओनली एपिस्ट्रॉफी प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस एग्जाम्पल बॉयज़। तो आप लगा सकते हो पहले एपिस्ट्रॉफी, वो वाले प्लूरल जो बाकी प्लूरल नाउन्स है जो एस से ख़त्म होंगे उनको आपको पहले ये लिखना है, एस लिखना है, और उसके बाद एपिस्ट्रॉफी आएगी उस पर। उसके बाद है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 5, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एपिस्ट्रॉफी। अब इन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको एपिस्ट्रॉफी यूज़ करके चेंज करना है। जैसे कि द डांस ऑफ द जिप्सीज वॉज डिलाइटफुल, इसको आप लिख सकते हो द जिप्सीज डांस वॉज डिलाइटफुल। लेकिन जो जिप्सीज़ है ना, जिप्सीज़ मतलब प्लूरल नाउन है ना, तो ये कहाँ किससे ख़त्म हो रहा है, एस से। तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी आप एस से पहले नहीं लगा सकते हो, ठीक है। पहले आपको जिप्सीज़ लिखना है और उसके ऊपर एपिस्ट्रॉफी लगेगी, यानी एस के ऊपर एपिस्ट्रॉफी लगेगी, ठीक है। पहले आपको एस लिखना है फिर आपको उसके एस के ऊपर जिप्स ये लगेगा एपिस्ट्रॉफी, ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है। द जिप्सीज़ डांस वॉज डिलाइटफुल। उसके बाद है द टेल ऑफ द डंकी वेंट अप इन द एयर, इसको आप लिख सकते हो द डंकीज टेल वेंट अप इन द एयर। अब जो डंकी है इसको आपको डंकी लिखना है, उसके बाद आपको एपिस्ट्रॉफी लगानी है, फिर आपको एस रखना है, ठीक है। ऐसे दिस बॉक्स बिलोंग्स टू रवि, यानी ये जो बॉक्स है वो रवि का है, तो दिस इज़ रवीज़ बॉक्स, ठीक है। आपको रवि लिखना है फिर एपिस्ट्रॉफी लगानी है फिर एस लिखना है। देन वे इज़ द बैग दैट बिलोंग्स टू मिस्टर रज़वी, यानी जो मिस्टर रज़वी का बैग है वो किधर है, तो आप इसको लिख सकते हो वेयर इज़ मिस्टर रिजवीज़ बैग। देन द स्पीड ऑफ द कार वॉज अमेजिंग, द कार स्पीड वॉज अमेजिंग, ये लिख सकते हो। अ लॉट ऑफ VIPs वर प्रेजेंट एट द लंच ऑफ अ न्यू मैगजीन फॉर वुमेन, अ लॉट ऑफ VIPs वर प्रेजेंट एट द लंच ऑफ अ वुमेंस, यानी एपिस्ट्रॉफी और फिर एस, वुमेन के साथ एपिस्ट्रॉफी और एस, मैगजीन। उसके बाद है द रेपुटेशन ऑफ टीम वॉज एट स्टेक व्हेन वन ऑफ द मेंबर्स टुक ड्रग्स, यानी टीम्स रेपुटेशन वॉज एट स्टेक व्हेन वन ऑफ द मेंबर्स टुक ड्रग्स, ठीक है। अब लिखना है द टीम्स रेपुटेशन वॉज एट स्टेक व्हेन वन ऑफ द मेंबर्स टुक ड्रग्स। उसके बाद है द हेल्थ ऑफ हिज फादर वॉज डेलिकेट, तो इसको लिख सकते हो आप हिज फादर्स हेल्थ वॉज डेलिकेट, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है द कैबिन वेयर द बॉस सिट्स इज़ ऑन द लेफ्ट, तो आप लिखोगे द बॉसेस कैबिन इज़ ऑन द लेफ्ट। उसके बाद है द एंजाइटी ऑफ ऑल पेरेंट्स इज़ अंडरस्टैंडेबल, तो पेरेंट्स एंजाइटी इज़ ऑल पेरेंट्स एंजाइटी इज़ अंडरस्टैंडेबल, इतना आप लिख सकते हो पेरेंट्स, ठीक है, आपको लिखना है। उसके बाद है लुक एट दिस फैमिली ट्री, तो इन्होंने उसके बाद फैमिली ट्री एक बनाई है, जैसे कि सारा है फिर रुस्तम है, सारा और रुस्तम के 3 बच्चे हैं, फ़राह है और रॉबिन है और शोएब है। फिर जो फ़राह है उसकी शादी फ़रीद के साथ होती है और शोएब की शादी एलिस के साथ होती है। और फिर फ़राह और फ़रीद के 3 बच्चे होते हैं, अली, बॉब और रीटा। और रॉबिन अकेले रहता है, वो नहीं करता है शादी, और जो शोएब है और एलिस है उनकी शादी होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं, टॉम और सूजी। देन ये फैमिली ट्री है। फ्रेम एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस यूजिंग एपिस्ट्रॉफीज, 1 इज़ डन फॉर यू, गिव देयर आंसर्स टू फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद आपको इसको देख के कुछ 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो जैसे कि एक आपको क्वेश्चन दे के वहीं से हु आर अलीज पेरेंट्स, यानी अली के पेरेंट्स कौन है, फ़रा एंड फ़रीद आर अलीज पेरेंट्स। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो, हु इज़ सोहेब्स या शोएब्स वाइफ, तो आंसर इसका आएगा आपको एलिस इज़ शोएब्स वाइफ।
उसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन आप बना सकते हो, हु आर रॉबिन्स पेरेंट्स, सारा एंड रुस्तम आर रॉबिन्स पेरेंट्स। फिर एक और क्वेश्चन बना सकते हो आप, हु आर रीटाज ब्रदर्स, तो इसको आप लिखोगे अली एंड बॉब आर रीटाज ब्रदर। उसके बाद है हु आर रॉबिन्स नीसेस, उसको लिख सकते हो आप रीटा एंड सूजी आर रॉबिन्स नीसेस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो नए क्वेश्चंस बनाने के। देन कंप्लीट द न्यू स्टोरी, यूज़ द एपिस्ट्रॉफी अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद आपको एक न्यू स्टोरी दी गई है, इसको आपको देख कंप्लीट करना है और एपिस्ट्रॉफीज़ को अच्छे से यूज़ करना है। Two girls disappeared from their uncle's house in London yesterday evening. Jaya and Rita Nadar, age 6 and 10, were staying at their uncle's house for a week. They were in London for a children acting course. The police have asked the course teachers for the other children names and addresses, and they have also put Jaya and Rita photos on the national television. The two girls' mother, Miss Anita Nadar, has appeared on TV as well. A lady witness thinks she saw Jaya and Rita getting into a man car. तो इसको आप लिख सकते हो, पहले सबसे पहले अंकल्स आएगा आपको, उसके बाद चिल्ड्रंस आएगा, फिर आपको चिल्ड्रंस लिखना है, फिर रीटास, फिर गर्ल्स और फिर मैंस। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे जो ये जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट्स है ना, उनके बदले आपको ये लिखना है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आपको एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन देखना है। देखो फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो तीन होती हैं फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे पॉजिटिव होता है स्वीट, और कंपैरेटिव में हम उसको और अच्छा बता सकते हैं स्वीटर, और सुपरलेटिव में हम स्वीटर से भी अच्छा उसको बता सकते हैं स्वीटेस्ट। देखो क्या होता है, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिनोट्स सम क्वालिटी। जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है वो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव डोनेट्स अ हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी व्हेन टू थिंग्स और टू सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो हमें जब दो चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो उनकी जो उससे ज़्यादा जो अच्छी होती है उसकी डिग्री, यानी उसकी क्वालिटी उसकी अच्छी, उससे भी अच्छी क्वालिटी बताता है। अगर स्वीट था फिर स्वीटर हो जाएगा यहाँ पे, तो वो होता है। तो उसके बाद द सुपरलेटिव डिग्री डोनेट्स द हाइस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और टू सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर। जब दो से ज़्यादा चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं आपस में, फिर उसकी जो लास्ट में जो निकलेगी, सबसे बढ़ के जो क्वालिटी निकलेगी, उसको तब हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री वही बताता है, जैसे कि स्वीट टेस्ट। चेक योर प्रोग्रेस 6, तो इसमें है टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसके बाद आपको इनमें से सही को टिक करना है। जैसे कि द टॉलेस्ट ऑफ द टू विलेजर्स ब्रॉट द बैफलो, तो इसको आपको आएगा द टॉलर ऑफ द टू विलेजर्स ब्रॉट द बैफलो, तो यहाँ पे टॉलर आएगा आपका। उसी तरीके से हु वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द विलेजर्स, तो इसको आप लिखोगे द हु वॉज द वाइजेस्ट ऑफ द ऑल विलेजर्स। उसके बाद द यंग मैन वॉज स्ट्रॉन्गर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज, बट ही वॉज नॉट क्लेवर द क्लेवरेस्ट, तो आप इसको लिखोगे द स्ट्रॉन्गेस्ट the young man was strongest man in the village, but he was not the cleverest. ठीक है, द विलेज हेडमैन्स डॉटर वॉज prettiest, तो इसको आप लिखोगे द विलेज headman's daughter was pretty. It was the toughest question in the exam. तो it was the toughest question in the exam. तो no one can run as fastest as Kareem. तो इसका है आपको no one can run as fast as Kareem. उसके बाद है ग्राउंड फ्लोर फ्लैट्स और कूलेस्ट दैन द फ्लैट्स ऑन अदर फ्लोर्स इन समर। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड फ्लोर फ्लैट्स आर कूलर दैन द फ्लैट्स ऑन अदर फ्लोर्स इन द समर, तो कूलर। द स्किन ऑन आवर चीक्स इज़ सॉफ्टेस्ट दैन आवर पाम्स, तो यहाँ पे आएगा आपको द स्किन ऑन आवर चीक्स इज़ सॉफ्टर दैन आवर पाम्स। Then the deserts are hottest during daytime and coldest at night. तो यहाँ पे आपको आएगा the deserts are hot during daytime and cold at night.
माई मदर कुक्स टेस्टियस्ट चिकन देन माई ग्रैंड मदर। तो आपको आएगा यहाँ पे माई मदर कुक्स टेस्टियर चिकन देन माई ग्रैंड मदर। देन वी एड अ एंड अर्स्ट टू शॉर्ट एडजेक्टिव्स। जब छोटे छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास तब हम अ और अर्स्ट लगाते हैं उसको, यानी ई आर और ई एस टी लगाते हैं। बट इन मैनी लॉन्गर एडजेक्टिव्स वी एड द वर्ड्स मोर और मोस्ट टू शो कंपैरिजन। लेकिन जब हमारे पास बड़े एडजेक्टिव्स होते हैं तब हम उनके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं बीच में। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है ग्रेटफुल, इसको हम लगाते हैं मोर ग्रेटफुल या मोस्ट ग्रेटफुल। यानी ग्रेटफुल एक बड़ा वर्ड है, यानी दो को मिला के एक वर्ड है, ग्रेट और फुल। तो आप इसको हम लिख सकते हैं मोर ग्रेटफुल मोस्ट ग्रेटफुल। उसी तरीके से ब्यूटी और फुल है, ब्यूटीफुल, तो इसको हम लगाते हैं मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। And here now are the unruly ones, those words just do not follow any rules। अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने जैसे पहले बताया था आपको रूल्स नहीं मानते हैं, तो वो कौन से हैं? मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे कि मच है तो मच को आप देखो मोर और मोस्ट है। गुड है, गुड को गुडर मतलब गुडेस्ट बोल सकते थे, बट यहाँ पे क्या है? गुड, बेटर और बेस्ट। उसी तरीके से बैड, बैडर, बैडेस्ट बोल सकते थे, बट नहीं, इधर आता है बैड, वर्स और वर्स्ट। इस तरीके से लिटल को आता है लेस और लीस्ट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो जैसे इन्होंने आपको बताया कि कैरेट हलवा बनाने, गाजर का हलवा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फिर राइस पुडिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, खीर जो होती है चावल की, और आलमंड डिलाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर 3 स्वीट्स। तो इन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी चीज़ें दी है जो जो कि इन चीज़ों को बनाने के लिए डलती हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। तो आपको इन ब्रैकेट्स में जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म्स लगती हैं एडजेक्टिव्स की, वो भर के इनको आपको कंप्लीट करना है। तो आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका आएगा उसको आएगा यहाँ पे जो पहला ब्रैकेट है उसको लार्ज के बदले आएगा लार्जेस्ट। दूसरा ब्रैकेट है हमारा मच, इसको आएगा आपको मोर। तीसरा ब्रैकेट है हमारा रिच, रिच को आएगा आपका रिचेस्ट। फिर आता है हमारा एक और ब्रैकेट मच, इसको आएगा आपका मोस्ट। फिर आता है एक और ब्रैकेट, इसको आएगा एक्सपेंसिव के बदले मोस्ट एक्सपेंसिव। फिर आता है चीप, चीप के बदले आएगा चीपेस्ट। फिर आता है मच, मच के बदले आएगा लेस। और फिर आता है हमारा टेस्ट, टेस्ट के बदले आएगा आपका टेस्टी। फिर आता है आपका टेस्ट, हाँ। उसके बाद आएगा दूसरा टेस्टी आता है, उसको आएगा टेस्टियर। और लास्ट में आता है टेस्ट, इसको आएगा आपका टेस्टीएस्ट। तो ये भी आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद है चेक योर प्रोग्रेस 7। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस पर्सन्स एंड राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ रियल पर्सन यू नो। यू कैन यूज सम ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन इन द बॉक्स। तो आपको इस बॉक्स में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, एक्सप्रेशन, जिनसे आप किसी इंसान को डिफ़ाइन कर सकते हो, किसी इंसान की क्वालिटीज़ बता सकते हो, या वो कैसे दिखने में है, कैसे उसके बाल हैं, उसका चेहरा कैसा है, वो आप बता सकते हो इन एक्सप्रेशंस की हेल्प से, इन वर्ड्स की हेल्प से। तो आपको किसी एक इंसान को इन सब में से जो आपको लगता है कि वो उस इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको डिफ़ाइन कर सकता है, तो आप उस इंसान को यहाँ पे आपको फिर उसके बारे में लिखना है। जैसे कुछ बताया इन्होंने, फेयर है, ओवल है, पॉइंटेड है, क्लोज क्रॉप्ड है, कर्ली है, लॉन्ग है, वेवी है, ट्विंकलिंग है, शॉर्ट है, डार्क है, ग्रे है, पेल है, बियर्डेड है, अनशेवन है, शार्प फीचर्स है, फीचर्ड है, लैंकी है, हैफ्टी है, बैल्डिंग है। तो ये सारा आपको इनकी हेल्प लेके आप बता सकते हो। जैसे कि आपको बताया है ही इज़ क्वाइट ओल्ड, यानी किसी एक इंसान की क्वालिटीज़ बताते हैं कि कोई एक इंसान है जो कि वो मतलब ठीक ठाक बुढ़ा हो गया है। ही हैज़ थिक ग्रे हेयर एंड बुशी मॉस्टेचे, उसके ग्रे कलर के बाल हैं और उसकी मोटी मोटी मूछें हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं। हिज फेस इज़ रिंकल्ड एंड ही हैज़ अ हाई फोरहेड, उसका जो उसकी फेस है, जो उसका फेस है उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, उसका जो माथा है वो बहुत बड़ा है। हिज आईब्रोज आर क्वाइट डार्क, उसके जो आईब्रोज हैं वो बहुत काले काले हैं। ही लुक्स वेरी काइंड, लेकिन वो वो दिखने में बहुत ही नरम दिल का लगता है, सॉफ्ट है और आर्टिस्टिक पर्सन है, यानी वो मतलब नई बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकता है। दूसरा है इट इज़ हार्ड टू से हाउ ओल्ड शी वॉज व्हेन दे टुक दिस पिक्चर। तो उसके बाद एक और इंसान की क्वालिटीज़ बताते हैं कि जब उन्होंने अब वो मतलब जब उसने वो पिक्चर ली थी, तो अब ये मुश्किल है कि वो कैसी दिखने में होगी।
मतलब जब उसकी पिक्चर देख के बहुत मुश्किल है बताना कि वो कितनी एज की होगी उस टाइम पे जब इन्होंने ये पिक्चर ली है। शी हैज़ अ राउंडिश फेस एंड अ डबल चिन, उसका गोल सा फेस है, उसकी डबल चिन है। लॉट्स ऑफ कर्ली ब्लैक हेयर, उसके बहुत सारे कर्ली काले बाल हैं। ब्राइटेस्ट ट्विंकलिंग आइज़, उसकी चमकती हुई आइज़ हैं। एंड वेरी फ्रेंडली स्माइल, और बहुत ही अच्छी उसकी स्माइल है। शी लुक्स अ वेरी चेयरफुल एंड प्लेजेंट पर्सन, वो बहुत ही हंसमुख और अच्छी किस्म की इंसान दिखने में है। उसके बाद तीसरी है, शी वॉज प्रॉबली इन हर 20s व्हेन दे टुक दिस पिक्चर। तो उसके बाद एक और इंसान के बारे में बताते हैं, वो शायद 20 साल की थी जब उन्होंने, या हो सकता है वो 20 साल की जब उन्होंने ये पिक्चर ली थी। हर हेयर इज़ शॉर्ट एंड कर्ली एंड शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, उसके बाल छोटे हैं और कर्ली हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। शी हैज़ ब्राइट, उसकी आइज़ हैं वो बहुत ही बिग आइज़, मतलब बड़ी आइज़ हैं और चमकती हुई आंखें हैं। शी लुक्स अ काम एंड सोफेस्टिकेटेड पर्सन, वो बहुत ही नरम और अच्छी किस्म की इंसान दिखने में है। ही हैज़ अ स्क्वायरिश फेस विथ लार्ज ईयर्स, उसके बाद एक और इंसान है, उसका थोड़ा स्क्वायरिश फेस है, बड़े बड़े कानों के साथ। अ लॉन्ग पॉइंटेड नोज़, उसकी एक लंबी सी नोज़ है और छोटी आंखें हैं। ही इज़ कम्प्लीटली बैलेड एंड हैज़ अ सीरियस एंड स्टर्न लुक ऑन हिज फेस, वो बिल्कुल मतलब समझो आप उसके बाल, सर पे बाल नहीं है बिल्कुल। और वो मतलब शक्ल से वो बहुत ही मतलब डरावना लगता है, मतलब बहुत ही सीरियस किस्म का इंसान लगता है कि उसको एक सामने कोई बात आप कर ही नहीं सकते, वो गुस्सा उसको आ जाएगा, इस किस्म का इंसान लगता है वो। ही लुक्स क्वाइट अनफ्रेंडली, और वो दिखने में मतलब बहुत ही लगता है कि वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे आपको कुछ जगह दी है ना, इसमें आप कोई एक इंसान ले लो जिसके बारे में आपको लगता है कि इस बॉक्स में से जो चीज़ें वो उसको डिफ़ाइन कर रही हैं, तो उसकी हेल्प लेके आप इधर इस बॉक्स में लिख सकते हो किसी एक इंसान के बारे में। ना मैच ईच क्वालिटी ऑफ एडिसन विद एन एग्जांपल फ्रॉम हिज लाइफ एंड जॉइन देम, वन इज़ डन फॉर यू। तो उसके बाद इन्होंने कुछ एक कॉलम बताया है इसमें एडिसन के बारे में, तो आपको उसको सही सही मतलब जोड़ना है एक के साथ, एक दूसरे के साथ, और उसके बाद उसकी लाइफ के ऊपर एक पैराग्राफ टाइप का लिखना है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि ही वॉज एनर्जेटिक, फॉर इंस्टेंस ही ऑलवेज वर्कड हार्ड एंड सेल्डम स्लैप्ड मोर देन 4 hours अ डे। तो यानी वो बहुत ही एनर्जेटिक रहता था, जबकि वो से मतलब काम बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन सोता सिर्फ 4 घंटे था दिन में। अब जैसे कि क्वालिटीज़ क्या है उसकी, और एग्जाम्पल्स भी साथ में दी गई हैं। जैसे कि दूसरे को, जैसे ही वॉज एनर्जेटिक, तो इसका आंसर था आपका, हाँ, तो इसका आंसर है आपका ई वाला। एडिसन ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड एंड सेल्डम स्लेप्ट मोर देन 4 hours अ डे। उसके बाद ही वॉज वेरी क्रिएटिव, फॉर एग्जाम्पल ही मेड ओवर, तो यहाँ पे आपका ही मेड ओवर 1000 इन्वेंशंस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, डी इसका आंसर है। उसके बाद है तीसरा, ही वॉज अ गुड ऑर्गेनाइजर, वंस ही ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब। एक और है उसके बाद, ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड as he went to school only for 3 months. उसके बाद है he was practical many times. He worked on things people wanted. He tried to make things that did not break easily, that were easier to fix. He had intense curiosity as he asked a lot of questions. He had great determination. He often conducted thousands of experiments to perfect an invention. तो ये आपका आंसर हो गया, यानी जो लास्ट वाला है उसका है जी आंसर। देन उसके बाद है नाउ यूज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो आपको उसके बाद एक ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस बाय सेंटेंस जोड़नी है, उसके बाद उसके यहाँ पे पैराग्राफ एक लिखना है। उसके बाद है हमारा प्रोनाउंसिएशन, साइलेंट लेटर्स, यानी हम यहाँ पे देखेंगे कौन से लेटर्स है जो कि साइलेंट रहते हैं जब हम उनको पढ़ते हैं। इन इंग्लिश यू जनरली डू नॉट प्रोनाउंस ऑल द लेटर्स इन अ वर्ड। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं हम सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। सम लेटर्स इन वर्ड्स आर साइलेंट, कुछ वर्ड्स में जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा साइलेंट रहते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट प्रोनाउंस, या उनको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लिसन टू देम केयरफुली एंड रिपीट ईच वर्ड। तो आपको इनको अच्छे से सुनना है और इनको रिपीट करना है, ताकि जो आप अगर अभी तक गलत पढ़ते थे आज से आप उसको सही पढ़ोगे। जैसे कि बी है हमारा, वो इज साइलेंट इन द स्पेलिंग एम बी और बी टी। जब हमें एम बी और बी टी किसी वर्ड के लास्ट में आता है ना, तो हमें बी जो होगा वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि थम है ना, थम, देखो बी एम बी आ रहा है ना, इसको हम थम नहीं पढ़ते हैं, इसको हम थम पढ़ते हैं। उसी तरह कॉम्ब है ना, इसको हम कॉम्ब नहीं कॉम पढ़ते हैं। फिर टॉम है, पी साइलेंट रहेगा। फिर बॉम है यानी बी साइलेंट रहेगा। क्लाइम, डेट,
डाउट, थम, कॉम, टॉम, बॉम, क्लाइम, डेट, डाउट। ठीक है, बी साइलेंट रहेगा। उसके बाद है डी। डी भी हमारा साइलेंट रहता है, जैसे कुछ वर्ड्स में, जैसे कि जहाँ पे डी जी होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव आदि लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको एडजेक्टिव पढ़ना होता है। उसी तरीके से एडजॉइन, उसी तरीके से एडजस्ट, एडजेसेंट, एडजॉन। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। उसी तरीके से जी भी साइलेंट रहता है जब हमें जी एम और जी एन आता है किसी सेंटेंस में, सॉरी किसी वर्ड में। इसको जैसे कि फैलम या फ्लैम, पैरा पैरागम, पैराडिगम इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं पैराडियम। उसी तरीके से नार, गनार, गनार आएगा ना आपको इसको, लेकिन इसको नार पढ़ते हैं। ठीक है, नाल। उसके उसी तरीके से नाश, गनाश को हम नाश पढ़ते हैं। नाट, नौ, शैम्पियन, पॉइनेंट, फिजियोनमी, साइन, रिज़ाइन, असाइन। ठीक है, उसके बाद एच हमारा साइलेंट रहता है कहाँ पे, जब जी एच आता है कहीं पे फाइनल में, जैसे कि गोस्ट, अगस्ट, गेटो। ठीक है, उसके बाद है हमारा के हमारा कुछ वर्ड्स में साइलेंट रहता है, जैसे कि नी, नॉब, नो, नॉक, नाइफ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें जैसे कि एल, एल भी मतलब जब के से पहले एल आएगा तो वो हमारा साइलेंट रहता है, यानी जैसे एल के और आई एल एम होगा ना, तब वहाँ पे साइलेंट रहेगा। जैसे कि वॉक, बाम, टॉक, पाम, फोल्क, काम। उसी तरीके से एन है हमारा, एन भी साइलेंट रहता है जब एम एन होता है, जैसे कि कॉलम, कंडम, सोलम। उसी तरीके से पी है, वो भी कहीं पे साइलेंट है, जैसे पी एन और पी एस के टाइम पे होता है पी, तो वो साइलेंट है, जैसे कि नमोनिया, नोमैटिक, जालम, साइकोलॉजी, जियोडियनियम, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें मुझे भी प्रॉब्लम होती है, बट आप थोड़ा सीख लेना। उसी तरीके से पी भी कहीं पे साइलेंट रहता है, जैसे कि पी टी जब आता है, जैसे कि कासल, लिसन, रेसल, फासन, बसल, ग्लिसन और रेसल। उसी तरीके से डब्ल्यू कहीं पे साइलेंट रहता है जब डब्ल्यू एच होता है या डब्ल्यू आर होता है, जैसे कि सॉ, रॉ, क्लॉ, ब्लॉ, स्नो, शो, राइट, रेस्ट, रिस्ट, रैक, रैप, हु, होल, हुज, होम। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।